Half-life period is the conversion of 50% reactant into the product. For example, we are taking N2O5 as example, the decomposition of N2O5. When this N2O5 decompose, some product will be formed. So if half of the N2O5 is converted into the product, that time period is called as the half-life period of the reaction. Initially, I am taking 0.10 mole per dm cube of N2O5. 0.10 mole per dm cube. The half-life to convert this into half amount like 0.05 mole per dm cube is 24 minutes. Means the half life of this reaction is 24 minutes. It means half of the reactant convert into product in 24 minutes. If I want to convert this remaining reactant again into half of the product, again into divide this reactant into half. So for example, 0.05 will become 0.025 mole. The half of 0.05 is 0.025. How much time is required to convert this reactant into product? So again 24 minutes are required to convert this reactant into product. So total time is now 48 minutes. 24 plus 24 is 20. 24 plus 24 minutes is 48 minutes. If I want to convert this amount of reactant into product and to check half-life of this amount of reactant, so as we know, the half of this will be 0.0125 mole per dm cube, and again 24 minutes will be consumed to convert this reactant, the half of this reactant, into product. So total time from start till this reaction is 72 minutes, 3 half times. इनिशियली आप एक रिएक्टेंट ले रहे हैं 1 मोल, हाफ लाइफ का मतलब कि 0.5 अगर रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, 0.5 अगर 1 मोल में से 0.5 मोल पर डीएम क्यूब रिएक्टेंट अगर आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कितना टाइम चाहिए था, दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन. सो फॉर एग्जांपल इनिशियली उसे 24 मिनट्स लगे हाफ में कन्वर्ट हो, जो हाफ बाकी अब है यानी कि अगर 0.5 है या 0.1 से एग्जांपल लीजिए, अगर मैं कहूँ 1 से कन्वर्ट हो रहा है 0.5 यानी कि हाफ में, तो कितना टाइम चाहिए. फिर इस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से अगर हाफ में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि 0.25 में, तो फिर कितना टाइम रिक्वायर्ड है. सो दिस टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट the reactant into the product is the half life of the reaction. हमने अभी एग्जांपल ली डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. इसमें हम देख रहे हैं कि हर इंटरवल में सेम टाइम ऐड हो रहा है. इनिशियली जो रिएक्टेंट की अमाउंट है उसे हाफ अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, हाफ ऑफ द रिमेनिंग रहने के लिए 24 मिनट्स चाहिए. Now these remaining amount of reactant further divide or further convert into the product और half convert होगी. तो जब हाफ कन्वर्ट होगी वो हाफ टाइम कहलाएगा उसका हाफ लाइफ पीरियड, तो वो फिर से 24 मिनट्स है. दोबारा से ये जो न्यू रिएक्टेंट की अमाउंट अब रिमेनिंग है यानी कि 0.025, अब इसने भी प्रोडक्ट में जाना है, तो इस अमाउंट के जब हाफ ने प्रोडक्ट में जाना है तो हमने वो टाइम नोट करना है. तो दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन. सो इन दिस वे वी कैन नो दैट वी कम टू द कंक्लूजन दैट आफ्टर every conversion into half period, into half of the reactant, time is same, 24 minutes, 24 minutes, 24 minutes, 20. So 24 are added into the conversion. So
बेसिकली अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डजंट मैटर, आप 2 मोल्स ले रहे हैं, आप 3 मोल्स ले रहे हैं, 4 मोल्स ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसका हाफ रिएक्टेंट कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, टाइम सेम लगेगा। 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है 0.5 में तो भी 24 मिनट्स लग रहे हैं, 0.5 0.25 में कन्वर्ट हो रहा है तो भी सेम टाइम लग रहा है, 0.125 अगर हाफ में कन्वर्ट हो रहा है तब भी सेम टाइम लग रहा है। सो जब हर हाफ टाइम में सेम टाइम रिक्वायर्ड हो, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसकी एक और मजेदार सी एग्जांपल लीजिए, ये जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि अगर हम यूरेनियम की एग्जांपल ले लें, सो इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट हाफ ऑफ द uranium, for example, initially you are taking 1 kg of uranium and you are converting it into the product, radioactive reaction hoga। So to convert this 1 kg into 0.5 kg, half of 1 kg is 0.5 kg, so the time required to convert 1 kg into half of the product or half reactant will be remaining, the time is half life period, and that is 7.110 raised to the power 8 years. This time duration is required to convert 1 kg of the product into 0.5 kg, 1 kg of the reactant into 0.5 kg, यानी कि 7-10 मिलियन ईयर्स आपको चाहिए कि आपका 1 kg का प्रोडक्ट 0.5 kg का रिएक्शन कर ले और बाकी 0.5 kg रिएक्टेंट आपका बच जाए। फर्दर अगर आप इस 0.5 kg के रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जब ये हाफ ऑफ द रिएक्शन कर लेंगे, यानी कि 0.25 kg तक रिएक्शन हो जाएगा, इतना रह जाएगा 0.25 kg और 0.25 kg रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये टाइम क्या होगा, 0.5 से 0.25 kg तक रिएक्टेंट के जाने में टाइम क्या होगा, कौन बता रहा है मुझे? मनाल। मिस 2 हाफ लाइफ। सेम टाइम लगेगा 710 मिलियन ईयर्स, यानी कि ये 1 kg का आपका यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब रिएक्शन कर रहा होगा तो हाफ ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट होने में फर्दर ईयर्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि प्रीवियस 7-10 मिलियन ईयर्स में अब दोबारा 7-10 मिलियन ईयर्स ऐड कर दो, फिर ये जो 0.25 kg फर्दर हाफ में जाएगा, हाफ ऑफ द रिएक्शन कर लेगा रिएक्टेंट, तो 0.125 kg इसको फर्दर 7-10 मिलियन ईयर्स लगेंगे। सो दैट मीन्स 7-10 मिलियन ईयर्स प्लस 7-10 मिलियन ईयर्स प्लस 7-10 मिलियन ईयर्स प्लस 7-10 मिलियन, यानी कि ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन कितना लॉन्ग टाइम तक चलता है। रेडियो एक्टिव रिएक्शन हम कहते हैं ना, ये इनका कोई ब्रेक नहीं है, ये चेन रिएक्शंस हैं, ये कंटिन्यू रहते हैं। दिस इज द रीजन, एक हाफ लाइफ में उसको इतने मिलियन ईयर्स चाहिए, तो ये 1 kg का अगर आपका कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कर रहे हैं, उनको इतने मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए होंगे कंप्लीटली डिकम्पोज होने के लिए, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होने के लिए। सो दिस इज द हाफ लाइफ, कि हाफ लाइफ से हमें एक रिएक्शन का आइडिया होता है कि कितने टाइम बाद जाके ये एंड होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, अगर आप कंसंट्रेशन कुछ भी ले रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन उसकी कोलिजन उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रही है। आपने अगर 1 मोल की जगह 5 मोल लिया है तब भी उसका हाफ लाइफ, जैसे आप इसका इनिशियली N2O5 का फॉर एग्जांपल 20 मोल पर डीएम क्यूब ले लें और इसका हाफ होगा 10 मोल पर डीएम क्यूब, तब भी 24 मिनट्स ही लगेंगे। सो हाफ लाइफ सेम होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। आपको इसका फॉर्मूला दिखाते हैं, हमने डिराइव नहीं करने फॉर्मूलाज, हमने याद कर लेने हैं, इनकी हमें डेरिवेशंस हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, वरना हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हाफ लाइफ निकालने की प्रॉपर डेरिवेशन होती है। सो हमने वो नहीं डिस्कस करनी, आपको जर्नली बताते हैं, और जर्नली आप समझने की कोशिश कीजिए कि हाफ लाइफ है क्या।
the half of the reactant is converted into product. This is the half life period. This is the time कि कितना टाइम लगा हाफ ऑफ द रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने के लिए. सो अभी हमने 2 एग्जांपल्स देखी, दैट इज N2O5 की, और सेकंड हमने देखी रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट इज यूरेनियम. इससे आपको एक आइडिया हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पर. इसे जरा इस तरह देखें ताकि आपको और क्लियर हो जाए. हियर यहाँ साइड पर डेरिवेशन लिखी हुई है नोट्स में, आपका इनसे कोई कंसर्न नहीं है, ये डेरिवेशन आपकी बुक में भी नहीं है, सो आपको वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं. ओके, लुक एट हियर, T1/2 इज रिप्रेजेंटिंग हाफ लाइफ टाइम, लेकिन वो टाइम जो हाफ ऑफ द रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर रहा है. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, T1/2 हाफ. ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी लिखी हुई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. सो हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1/A⁴. हाउ दिस कम्स, ये आप इस तरह लिखते हैं, T half is inversely proportional to 1/A(n-1). ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए हाफ लाइफ का. T half inversely proportional 1/A(n-1). What is n? As we know, this is the order of reaction. So आपने लिख दिया T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रही हूँ, जीता, डू यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, हाफ लाइफ की बात कर रही हूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इट बिकम्स A1-1. फर्स्ट ऑर्डर है तो n की जगह मैंने 1 लिख दिया, सो 1-1. सो T half 1/A⁴. So first order reaction is independent of initial concentration of reactant. A is representing initial concentration, T half is representing half life, and A is representing initial concentration, and N is representing order of the reaction. So if I am talking about first order of the reaction, so you have to write 1 in the place of n. So 1-1 is 0. So the power of initial concentration is 0, so it becomes 1. So first order reaction depend नहीं करता कि आपके reactants की initial concentration क्या थी. हमने अभी 2 examples लिए हैं और आपको उससे बात समझ आ रही है कि आप कुछ भी amount ले लें, half life same है. आप चाहे 1 kg ले लें, चाहे 2 kg ले लें, चाहे 3 kg ले लें, चाहे आपका 0.5 kg हो या चाहे आपका 0.5 मोल पर डीएम की हो, डजंट मैटर कि आपके रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी थी. हाफ लाइफ रिमेन सेम इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसकी इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. लुक एट द फाइनल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस वन. 0.693 divided by K. K is a rate constant, as we know this, and T half 1 is representing first order reaction. By the derivation, you come to know that how this half life is derived. But हमारा उससे concern नहीं है. You just directly know that for first order reaction, half life is equals to 0.693 divided by K. इस इक्वेशन में आप देखिए आपको A लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. आप इनिशियली जो मर्जी कंसंट्रेशन ले लें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो डिपेंड ही नहीं करता कंसंट्रेशन पर. नेक्स्ट आइए, अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, ये तो हमने बात की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा. नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सो लुक एट हियर, दिस इज द इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सो हमने लिखना है T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2-1 फॉर 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और A इज इनिशियल कंसंट्रेशन. सो 2-1 विल बी 1, सो 1/A. सो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन इन सेकेंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इट मींस कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो हाफ लाइफ
हाफ लाइफ बच्चों कम हो जाएगी। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो लुक एट हियर, दिस इज द डिराइव्ड इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ रिएक्शन। सो हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/Ka। याद कर लेना है, half life for first order reaction is 0.693/K and half life for second order reaction is 1/Ka. Next, move towards third order reaction. Half life is inversely proportional to the square of the initial concentration in third order reaction. Look at here, this is the equation for third order reaction. तो third order reaction में भी same कीजिए, T half is inversely proportional to 1/3 minus 1. So 3 minus 1 will be a की power 2, a square like this. और ये proportionality का साइन रिमूव होता है तो यहाँ k आ जाता है। लेकिन एक चीज जो नोट करनी है कि इस डेरिवेशन में न्यूमिनेटर में 1.5 आता है। So this is the equation for half life of third order reaction. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। सो जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू स्क्वायर में इंक्रीज होती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हाफ लाइफ और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि टाइम कम होता जाएगा। यानी कि आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, टाइम कम होता जा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं था। फर्स्ट ऑर्डर में आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन ले लीजिए, जितनी मर्जी अमाउंट ले लीजिए रिएक्टेंट की, हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टाइम रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, थर्ड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए। ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर जरा हम लिख कर देखें इसे, लुक एट हियर, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब जीरो ऑर्डर का मतलब n की जगह मैंने जीरो लिखना है, n 0 - 1, जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। सो इट विल बी 1/a - 1। सो a -1 में है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। सो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे देन योर हाफ लाइफ विल बी इंक्रीज्ड। फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, थर्ड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। And in zero order reaction, half life is directly proportional to initial concentration. If you are increasing the initial concentration, the half life of the reaction will increase. इस बात को, हाफ लाइफ को समझने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम? नो मिस। हसन बेटा क्लियर है? हसन क्लियर है बेटा? ओके, इसकी प्रॉब्लम देखते हैं जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक की, उसे समझते हैं। ओके, आपकी बुक में आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट the half-life period of the following reaction when the initial concentration is 0.05 mole per dm cube, यानी कि m molar concentration, molarity। तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी है, हाफ लाइफ आपने कैलकुलेट करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? क्योंकि आपने फॉर्मूलाज तो याद कर लिए, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये कौन सा ऑर्डर है। सो ये आपको पता चलता है रेट कांस्टेंट के यूनिट से। रिमेंबर, आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट के यूनिट से आपको आइडिया होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। याद है बच्चों? yes, जी, तो आप बताइए ये कौन सा ऑर्डर है? DM3 मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। जी, ये कौन से ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का यूनिट है? थर्ड ऑर्डर का तो DM6 मोल -2 सेकंड इनवर्स होता है। रिमेंबर? जी सेकंड।
Yes, so this is the value of K that is showing you the order of the reaction. So the order of the reaction is second order. So if the second order, then what is the formula of half-life of the second order reaction? What is the formula for half-life of second order reaction? 1/Ka. Yes, T half is equals to 1 over Ka. Yes, this is the formula. Initial concentration is given 0.05. The value of K is given in question, that is 0.079 dmq mole inverse second inverse at 508 degrees Celsius. So you have to just put the values, divide, multiply these 0.079 with the 0.052 and divide this with the 1. So your answer will be 253 seconds. आंसर सेकंड में क्यों आया है? बिकॉज द रेट कांस्टेंट यूनिट इज इन सेकंड. अगर आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट मिनट में हो तो आपका आंसर, आपकी हाफ लाइफ मिनट्स में आएगी. इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इन आवर्स तो आपका आंसर, आपकी हाफ लाइफ की वैल्यू आवर्स में आएगी. रिमेंबर, ये आपको बताया था कि जो के वैल्यू में टाइम का यूनिट होगा वो ही यूनिट यूज होगा. क्लियर है? Yes, miss. ओके, सो इट्स वेरी इजी. आप के की वैल्यू से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया लगा लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज कर लीजिए एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. हसन, फजर, मनाहिल, ताहा, क्लियर है बच्चों? हसन बेटा समझ आ रहा है? जी miss. मनाहिल, आमना, जी मिस क्लियर है. टीका बेटा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने में? ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की तरफ. हमारा लेसन कब एंड होना है? 10:30 पे. ओके, लास्ट के 10 मिनट्स में मैंने आपका टेस्ट लेना है, सो बी रेडी. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अच्छा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से क्या समझ आता है जी? ताहा, आपको इस हेडिंग से, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, इससे समझ क्या आता है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस टॉपिक? ताहा, उसकी स्पीड को डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा स्टेप रेट को बताता है, कौन सा स्टेप स्पीड ऑफ रिएक्शन को बताता है. क्लियर? वो कौन सा स्टेप है जिससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन का आइडिया होता है? सो लेट्स डिस्कस दिस. ओके, the slowest step that control the rate of multi-step chemical reaction is called the rate determining step. Simple and clear words, the slowest step. एक केमिकल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, उस मल्टीपल स्टेप में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन का बताता है. द स्लोएस्ट स्टेप गिव यू द आइडिया अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन. आपका एक रिएक्शन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 1 आवर में, 1 घंटा लग गया रिएक्शन कंप्लीट होने में. उस एक रिएक्शन में 5 मिनी स्टेप्स थे, छोटे छोटे 5 स्टेप्स थे. पहले स्टेप में को होने में 2 मिनट लगे, दूसरे स्टेप को होने में फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट लगा, तीसरे स्टेप को होने में 20 मिनट्स लगे या 25 मिनट्स लगे, फोर्थ स्टेप को कंप्लीट होने में फिर से 1 मिनट लगा और फिफ्थ स्टेप को कंप्लीट होने में 1 मिनट लगा. यानी कि एक केमिकल रिएक्शन को 5 स्टेप में कंप्लीट होना था. फर्स्ट स्टेप 2 मिनट्स में कंप्लीट हुआ, सेकंड स्टेप 1 मिनट में, थर्ड स्टेप 25 मिनट्स में हुआ, फोर्थ स्टेप 1 मिनट में हुआ फिर से, और जो लास्ट फिफ्थ स्टेप था वो भी 1 मिनट में कंप्लीट हो गया. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है बच्चों? Fajr, which one is a rate determining step? थर्ड. Yes, the third one. जो स्टेप, जो रिएक्शन का स्टेप मल्टीपल स्टेप में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. हम उस स्टेप को लेकर एक केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में बताते हैं. इट्स क्लियर?
and very simple. Clear everybody? Is clear? Yes, miss. जी. So ये अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन NO2 in the presence of carbon monoxide convert into nitrogen monoxide and into carbon dioxide. अब ये स्टेप एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा, ये केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा. It takes place in 2 steps. और order of reaction is also okay. The order of the reaction is second order. Here you can see second order with respect to NO2. ये केमिकल रिएक्शन डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पे. दैट्स वाई हमने रेट इक्वेशन में मेंशन नहीं किया. क्लियर? ये जो मैं लास्ट टाइम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टॉपिक पढ़ा रही थी. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन में हम ये कंसंट्रेशन CO की कंसंट्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ डिपेंड कर रहा है NO2 की कंसंट्रेशन पे. तो हमने ये रेट लॉ लिख दिया. अब इसके दोनों स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन. इन अ फर्स्ट स्टेप NO2 is reacting with another molecule of NO2. फर्स्ट स्टेप में NO2 का एक मॉलिक्यूल अपने ही एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बना लेता है NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्लस NO. मिस अब ये हमें इस केमिकल रिएक्शन में तो NO3 नजर ही नहीं आ रहा. यस, दिस इज अ इंटरमीडिएट जो इतने नैनो सेकेंड्स में बन के टूट जाता है कि हम इसे मेन केमिकल रिएक्शन में लिखते ही नहीं है. दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट जो इतना क्विकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि हमें नजर नहीं आता. सो अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन. सेकेंड स्टेप देखिए, दिस NO3 will now react with carbon monoxide to form NO2 plus carbon dioxide. Clear? So initially जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो NO2 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट किया उन्होंने और NO3 plus NO फॉर्म किया. अब नाउ दिस NO3 will react with CO and make NO2 plus CO2. ये जो फर्स्ट स्टेप है ये बहुत स्लोली हुआ. दिस इज अ स्लो स्टेप. और ये जो सेकंड स्टेप था जिसमें जो ट्रांजिशन स्टेट, ये जो इंटरमीडिएट है, इसने रिएक्ट करना था, ये बहुत फास्ट था, वेरी फास्ट. इतना क्विकली हो गया कि हम टाइम नोट ही नहीं कर सकते थे. So this first step is the rate determining step. This first step is the rate determining. That's why आप rate equation में देख सकते हैं कि हम rate equation में सिर्फ NO2 की concentration mention कर रहे हैं, CO की कर ही नहीं रहे क्योंकि वो fast reaction में involve हो जाता है. उसकी concentration पर rate of reaction doesn't depend, independent of the concentration of CO. किसी को ये बात समझ ना आई हो? प्रीवियस 3 लेसन से मैं यही समझा रही थी और अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हम साइड पे लिखे हुए मोल, स्टिचियोमेट्रिक मोल्स क्यों नहीं लिखते रेट लॉ में. तो अब क्लियर हो रहा है, हम सिर्फ उसी की अमाउंट मेंशन करते हैं जिस पर रेट डिपेंड करता है. तो अब आपको समझ आ रहा है कि कैसे हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू NO2 क्योंकि NO2 के ही 2 मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए. जी, सबको क्लियर है? Yes, miss. ओके, तो अब आपका टेस्ट लेते हैं जो मैंने आपको टेस्ट दिया हुआ था. टाइम बिकॉज एंड होने लगा है. सो आपका नेक्स्ट टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. दैट इज ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक. ये चैप्टर बहुत इजी है, शुरू से लेकर एंड तक इट्स वेरी इजी. सो टेस्ट लेते हैं आपका और मैं ओरल टेस्ट लेने लगी हूँ एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस और बिना बुक से देखे, बिना नोट से देखे आप लोग मुझे आंसर करेंगे और क्विकली आंसर करेंगे. जी, सबसे पहले तो मुझे आंसर देने लगी हैं आमिना. आमिना, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट? आमिना, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट? The rate at any one instant during the interval is called instantaneous rate.
Okay, during a course of reaction, not interval. Okay, Taha, what is rate of reaction? Taha, what is rate of reaction? Basic first topic of this chapter. What is rate of reaction? The change in concentration. Okay. Concentration in a unit time. Oh. Fajr, what is order of reaction, beta? Fajr, what is order of reaction? Open your mic and answer me. The sum of the exponents of Okay. the reactants. Concentration terms. Concentrations. The sum of exponents of concentration terms in the rate equation. Okay. सबीका, सबीका आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है? ओके, सबीका का आई गेस इशू है जी. मनाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट? Difference between rate of reaction and rate constant. A rate of reaction is the change in the concentration of reactants or products per unit time. Okay. Rate of reaction Okay. or rate constant is the rate constant. आप लोगों ने टेस्ट याद नहीं किया जी. हसन, what is specific rate constant? मैं याद नहीं किया, कर सुनाता हूँ. बेटा कितनी बुरी बात है ना. अब कल के टेस्ट में फिर आपके आज के भी दोनों टॉपिक इंक्लूड हैं.